हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है सॉफ्ट बैंक के विजन फंड की। तो वहां पर वो अपने 30% स्टाफ को निकाल सकते हैं। कहा जा रहा है 150 एम्प्लॉइज के आसपास निकाला जाएगा। सॉफ्ट बैंक एक वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी है, मतलब स्टार्टअप्स के अंदर वो इन्वेस्ट करती है। वो लोग पैसा लोगों से रेज करते हैं और उन लोगों के बिहाफ पे वो स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अभी रिसेंटली हमने बहुत सारी स्टार्टअप्स के नाम सुने हैं जहां पर सिक्वोया ने इन्वेस्ट किया है। रीजन ये कहा जा रहा है पिछले 3 महीने के अंदर, जून तक अगर देखा जाए तो इन्होंने 23.4 बिलियन डॉलर का लॉस किया है। अगर हम ओवरऑल विजन फंड की बात करके चले तो तकरीबन पिछले 6 सालों में इन्होंने 470 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया और 17.3 बिलियन डॉलर का लॉस लिया। अभी रिसेंटली ही सॉफ्ट बैंक ने बहुत सारी स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन को घटाया भी है, डाउन राउंड भी किया है। कई स्टार्टअप्स को तो जीरो भी मार्क कर दिया है, कईयों के घटाए गए, जैसे कि ओयो का अभी रिसेंटली ही घटाया गया था वैल्यूएशन। पर मजे की बात यह है अपना विजन फंड 3 निकाल रहे हैं। पिछले लॉस के अंदर चल रहे हैं, अब ये थर्ड भी निकालने की तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं किस तरीके से चलता है पूरा सिस्टम। अगर दूसरी साइड पे हम सिक्वोया की बात करके चलते हैं, जो कि सॉफ्ट बैंक का एक तरह से आप कह सकते हो कॉम्पिटिटर है। उन्होंने अभी रिसेंटली एक कंपनी बनाई है पीक एक्सवी पार्टनर्स करके, जो कि एशिया पैसिफिक के ऊपर फोकस करने वाली है। अब इनका कहना है कि हमने उसको जान करके बनाया है ताकि इसमें स्टार्टअप्स की लिमिटेड पोटेंशियल को अनलिमिटेड लेके जा सके, स्टार्टअप्स को हम ग्लोबली लेके जा सके, स्टार्टअप का इकोसिस्टम इंडिया के बियॉन्ड, मतलब कंट्रीज के बियॉन्ड जनरेट कर सके, मार्केट बनाने में हेल्प कर सके, स्पेशली यूएस मार्केट की अगर बात करके चले तो। अब बेसिकली है क्या, इन्होंने 2 पार्ट कर दिए है सिक्वोया के। एक छोटा पार्ट निकाल के अलग कर दिया है। अब छोटा पार्ट से इनका कहना है कि इसकी वजह से बहुत एजाइल हो जाएगी, मतलब बहुत तेजी से हम अपने आप को चेंज कर पाएंगे, जो कि सिक्वोया पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, उस लेवल पे नहीं कर पाता था। तो देखते हैं किस तरीके से जाती है स्टार्टअप की दुनिया फ्यूचर के अंदर। अगली खबर, ट्विटर की नई सीईओ है, तो उन्होंने एम्प्लॉइज को मेल भेजा और बोला कि मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि तुमने ट्विटर को क्यों ज्वाइन किया। तो उन्होंने उसको एड्रेस करते हुए बोला कि मुझे लगता है हमको ट्विटर को फ्यूचर के अंदर उस लेवल पे लेके जाना है कि कम्युनिकेशन का एक माध्यम ट्विटर बन जाए। उन्होंने एलॉन मस्क की विजन के बारे में बात करी कि कितने कमिटेड है वो ट्विटर को लेके। उन्होंने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हुए कहा कि हमको हिस्ट्री बनानी है और ट्विटर को एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज के ऊपर लेके आना है। उन्होंने ट्विटर के एम्प्लॉइज को भी बोला कि हम सबको मिल के काम करना होगा। जो हमारा ट्विटर 2.0 का सपना है उसको पूरा करने के लिए हमको पूरी टीम को मिल के काम करना पड़ेगा, कोलैबोरेटिव काम करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या रहता है ट्विटर का फ्यूचर, क्योंकि रिसेंटली रिपोर्ट निकल के आई थी जब से एलॉन मस्क ने ट्विटर को लिया है उसकी वैल्यूएशन घटी है, अगर हम ग्रे मार्केट की बात करके चले। बाकी अभी तो लिस्टेड है नहीं, तो जब लिस्टेड होगा तब पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। पर ट्विटर ने बहुत नेक्स्ट लेवल फायरिंग करने के बावजूद भी अपने आप को सस्टेन किया है और हम देख रहे हैं यही सेम कंसेप्ट बाकी कंपनियां भी कर रही है। अभी मैंने देखा था मार्क ज़करबर्ग भी यही बात कर रहे थे। उन्होंने बोला कि थैंक्स टू एलॉन मस्क कि पूरे सब लोगों को पता लगा कि मिडिल मैनेजर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली क्या हुआ, स्टार्टअप्स ना बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरली बढ़ती चली गई। पहले स्टार्टअप हुआ करती थी, फिर वो कंपनी बनती चली गई, तो उन्होंने मैनेजर्स से काम करवाने के लिए मैनेजर रखे हुए थे और उनसे काम करवाने के लिए मैनेजर्स रखे हुए थे। एक्चुअली ये 2 मैनेजर्स की जरूरत ही नहीं थी, सीधा काम हो सकता था, पर वो मैनेजर्स के चक्कर में काम स्लो हो जाता था। तो सबसे पहले ट्विटर ने इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया। आप देख रहे हैं हम सबके सब कर रहे हैं। फेसबुक ने मास फायरिंग करी है ना, वो इसी का पार्ट था। शायद अमेजॉन का मुझे इंटरनल पता नहीं, अमेजॉन का भी शायद यही प्लान है। अगली खबर इंडिगो की है। तो अभी रिसेंटली न्यूज आ रही है कि उनके जो को फाउंडर फैमिलीज है वो अपने 5 से 8% शेयर्स को बेच सकते हैं, पर इंडिगो ने इसको डिनाई किया है कि हमारे को नहीं पता है इसके बारे में, हमको कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है कहीं से भी। उनको नहीं मिली है, वो बेच रहे हैं नहीं बेच रहे, इसकी क्लैरिटी, मतलब दोनों अलग अलग बातें हैं देखा जाए तो। अब इंडिगो के शेयर्स घटते हुए हमको दिखाई दिए जब से ये खबर निकलती आई है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की मान के चले तो ब्रोकर्स बहुत सारे फंड से बात कर रहे हैं तकरीबन 5,000 से 7,000 करोड़ रुपए के स्टेक्स बेचने के लिए। अभी के टाइम पे अगर हम 31 मार्च तक की बात करके चले तो जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 67.86% की है कंपनी के अंदर। देखते हैं कैसा रहता है इंडिगो का फ्यूचर। अगली खबर एमआरएफ की है। तो एमआरएफ पहली कंपनी बन गई जिसके शेयर प्राइसेस 1 लाख से ऊपर पहुंच गए। एक शेयर 1 लाख से ऊपर। तो मुझे आप बताओ, क्या आपको ये चीज अच्छी लगती है फिर नहीं लगती है? मैं बहुत टाइम से देखता हूँ एमआरएफ ऐसी तरीके से चल रहा है और मैंने कभी एमआरएफ में इन्वेस्ट नहीं किया। मेरा मानना है कि एमआरएफ का 1 शेयर लूंगा, 50 शेयर मैं रिलायंस के ले लूंगा, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो अब कई लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा नहीं होता, मार्केट कैपिटलाइजेशन अलग चीज होती है, डैश अलग होता है। देखो सिंपल सी बात, मेरे पास में 1 लाख रुपए है,
मेरे पास एक मर्जी है कि मैं एमआरएफ में कर लूँ सारा का सारा इन्वेस्टमेंट, तो एमआरएफ बढ़ेगा घटेगा तो एमआरएफ की ही पूरी पूरी चीज़ मिलने वाली है। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है, मैं अपने 20% रिलायंस ले लूँ, 20% टाटा ले लूँ, 20% कुछ ले लूँ, 20% किसी में सट्टा खेल लूँ, कुछ कर लूँ कुछ कर लूँ, तो मेरे पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन सकता है। तो मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि हाई शेयर प्राइसेस से बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते। तो क्या कंपनी की यही मोटो होता है कि जान करके शेयर प्राइसेस ऊपर रखे जाते हैं ताकि ज़्यादा मैनिपुलेशन ना कर सके कोई? बाकी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे को पता है बहुत सारे ट्रेडर देखते हैं, तो मुझे समझाना कि ये कंपनी इतना ऊपर अपना शेयर प्राइस क्यों रखती है। ये चाहे तो अपने शेयर प्राइसेस को घटा भी तो सकती है ना, नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा अलॉट कर दो मार्केट के अंदर, शेयर प्राइस घट जाएगी। तो ऐसा क्यों करती है, नीचे कमेंट में बताना। तो कल को कभी जब मैं इस बारे में कभी बात करूंगा तो मैं ऑडियंस को भी बता पाऊंगा कि क्या होता है। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है, तो उन्होंने चाइनीज फोन मेकर्स के साथ में मीटिंग करी और बताया, उन्होंने कहा आप इंडियन सीईओ, सीएफओ, सीटीओ हायर करो, साथ में उनको बोला कि आप लोकल ऑपरेटर्स ढूंढो, आप इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज तैयार करो, चाहे वो कंपोनेंट्स हो चाहे बाकी चीजें हो, आप लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में ज्वाइंट वेंचर करके काम करो, लोकल मतलब बेसिकली इंडिया का इकोसिस्टम तैयार करो। साथ में टैक्स एवेशन के ऊपर भी बात करी है, उन्होंने बोला भाई ये टैक्स की चोरी नहीं चलेगी। तो अभी रिसेंटली कॉन्वर्सेशन हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और चाइनीज कंपनीज के बीच, जैसे Xiaomi, ओप्पो, रियलमी और वीवो वालों के बीच में। तो वहां पे इस चीज के बारे में बात करी गई है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फोकस तो कर ही रही है मेक इन इंडिया पे, इंडिया में बनाओ। अब शायद गवर्नमेंट लेवल 2 पे जाने लग गई है कि ठीक है असेंबल इन इंडिया हो गया, अब सारा रॉ मटेरियल भी इंडिया के अंदर बनाओ, बाकी कंपोनेंट्स भी इंडिया में बनाना शुरू करो। अगली खबर, ऊर्जा ग्लोबल करके कंपनियां, उनके शेयर प्राइसेस 44% बढ़ते हुए दिखाई दिए, क्योंकि खबर निकल के आई कि टेस्ला के साथ में उनकी पार्टनरशिप हो रही है। एक्चुअली टेस्ला पावर इंडिया लिमिटेड के साथ में हो रही है, ये एलॉन मस्क की कंपनी नहीं है, कोई और कंपनी है। तो जो इन्वेस्टर्स है वो कहीं ना कहीं चूक गए, उनको लगा ये है, ये इस चक्कर में उसके शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। अगली खबर नैस्डैक की है, तो एडेंजा को खरीद रहे हैं $10.5 बिलियन के अंदर। ये सबसे बड़ी एक्विजिशन हो सकती है उनकी, और कहा जा रहा है इसकी वजह से वो बाकी चीजों में डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस और रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी। इसकी वजह से कहा जा रहा है इनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी बढ़ जाएंगे, पहले खाली ट्रेडिंग से पैसा आ रहा था, अब और भी जगह से आएगा। ये खबर जब से निकल के आई तो नैस्डैक के स्टॉक प्राइसेस तो हमको घटते हुए दिखाई दिए। कहा जा रहा है नैस्डैक इसके लिए $5.9 बिलियन रेस करने वाला है एज अ डेट, मतलब लोन की फॉर्म के अंदर लेने वाला है, और आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर इनकी अर्निंग पर शेयर बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसके चक्कर में ओवरऑल बेनिफिट हो सकता है इन्वेस्टर्स को। देखते हैं कैसा रहता है। अगली खबर एप्पल की है, तो एप्पल के शेयर प्राइसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दिए, रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गए। 1 साल के बाद ऐसा होता हुआ दिखाई दिया है। अभी के टाइम पे जो एप्पल के स्टॉक्स है ना, उसको सेफ हेवन कंसिडर किया जा रहा है, मतलब आप यहां पे पैसा इन्वेस्ट करो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एप्पल के जो बैलेंस शीट है ना वो अच्छी है, इनके अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, और मैं एक एप्पल यूजर हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल अच्छा काम भी कर रहा है। जो मैकबुक कभी उन्होंने निकाले हैं वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है, और बाकी चीज़ों में भी वो अच्छा काम कर रहा है। एप्पल स्लो है अगर हम आईफोन की बात करके चले, बाकी चीज़ों में अच्छा है। अगली खबर इंटेल की है, तो वो शायद आर्म का एंकर इन्वेस्टर बन सकता है। आर्म अभी रिसेंटली $10 बिलियन का आईपीओ निकालने वाला है, रिपोर्ट्स की अगर मान के चले तो। जब इंटेल और आर्म से पूछा गया तो उन्होंने तो मना कर दिया कि भाई ऐसा नहीं है, पर अगर रिपोर्ट्स की मान के चले तो अभी अर्ली स्टेज डिस्कशन चल रही है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इंटेल कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड तो है आर्म में इन्वेस्ट करने के लिए। कई बार ऐसा देखा जाता है एंकर इन्वेस्टर जब आते हैं आईपीओ से पहले, तो आईपीओ आने के बाद में एग्जिट हो जाते हैं, पर मुझे यहां पे लगता है इंटेल शायद एग्जिट नहीं करेगा। अगली खबर मेंसा ब्रांड्स की है, तो उनको वो इंटरनेशनल ने सू किया है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है। बेसिकली मेंसा की एक कंपनी थी, उन्होंने दिसंबर 2021 के अंदर एक ब्रांड खरीदा था इनसे। अब उसके अंदर डील क्या हुई थी कि 2 टुकड़ों के अंदर पेमेंट मिलेगी, एक तो 6 महीने के अंदर अंदर 10.2 करोड़ रुपीस दे दिए जाएंगे, और साथ में 2026 तक जितना भी सेल होगा उसका कुछ परसेंटेज इनको मिलेगा। अब इनका कहना है वो नहीं मिला है, इसके चक्कर में शायद वो 27 करोड़ रुपीस मांग रहे हैं डिपॉजिट की, भाई पैसा डिपॉजिट करो। अगली खबर इंडिया और यूएई की है, तो पीयूष गोयल जी ने बताया कि इंडिया और यूएई का नॉन ऑयल ट्रेड का जो टारगेट है वो $100 बिलियन का है 2030 तक। करेंटली $48 बिलियन पे है, मतलब आप कह सकते हो ट्वाइस हो जाएगा। अभी पिछले कुछ टाइम में हमारे रिलेशन बहुत अच्छे सुधरे हैं यूएई के साथ में, तो हमने बहुत सारी डील्स करी है उनके साथ में। साथ में रिपोर्ट्स ये भी निकल के आ रही है कि रुपी दिरहम ट्रेड के ऊपर भी बात चल रही है, बड़ी चीज है। अगली खबर डीजीसीए की है, तो उन्होंने इंडियन कैरियर्स के लिए नॉर्म्स को आसान कर दिया है। अगर वो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं तो
पहले 33 पॉइंट्स की चेकलिस्ट हुआ करती थी जो कि अब 10 तक आ गई है। अब इससे जो इंडियन कैरियर्स है वो भी इंटरनेशनली ढंग से ग्रो कर पाएंगे। इससे फायदा होने वाला है इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा और अकाशा एयर को। अगली खबर ब्रिटेन से है, तो वहां की एक डिलीवरी कंपनी है वो अचानक ही कोलैप्स हो गई। 2000 से ज्यादा एम्प्लॉइज की नौकरी चली जाएगी और जो अभी रिसेंटली फायरिंग करी गई है ना उसमें 128 स्टाफ मेंबर्स बचे हैं, बाकी सबको निकाल दिया है। 500 कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ भी मिलकर काम करते थे, उनको भी हटा दिया गया है। अब टेंशन की बात यह है, ये डिलीवरी कंपनी है तो भाई बहुत सारे लोगों के कोरियर फंसे होंगे, अब उसका क्या होगा और वो कब आएगी। अगली खबर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की है, तो उन्होंने बोला कि ओपन एआई के अंदर बहुत सारे इंडियंस को काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फ्यूचर के अंदर। उन्होंने पीएलआई स्कीम के बारे में बात करी। डेल और एचपी ने इंटरेस्ट दिखाया है आईटी हार्डवेयर इंडिया के अंदर बनाने के लिए। गवर्नमेंट का कुछ ज्यादा ही फोकस चल रहा है टेक्नोलॉजी सेक्टर पे। उनका कहना है 10% से 20% तक ले जाएंगे 2025 तक, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। साथ में उन्होंने बताया कि सेफ और ट्रांसपेरेंट इंटरनेट बनाने के ऊपर उनका पूरा फोकस रहने वाला है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली ही 17,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम निकाली है जहां पर एडवांस कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स को बुलाया गया है ताकि इंडिया को लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो। तो गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, पहले मेक इन इंडिया चला तो लोगों ने असेंबल इन इंडिया शुरू कर दिया। जब असेंबल इन इंडिया सेटअप हो गया ढंग से तो अब हार्डवेयर इन इंडिया शुरू कर रहे हैं ताकि इंडिया से ही सोर्स होके आगे स्केल कर सके। दिस इज अ गुड स्टेप। अगली खबर रिटेल इन्फ्लेशन की है, तो रिटेल इन्फ्लेशन घटता हुआ दिखाई दिया मई के महीने के अंदर। 25 महीने लो पे पहुंचा है 4.25% के ऊपर। ये एक अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। अब कई लोग इसको नेगेटिव भी लेके चले गए कि गवर्नमेंट ने टारगेट रखा हुआ 4% का, ये 4% तक नहीं पहुंच पाया है, बहुत टाइम से फेल कर रहे हैं। पर मुझे लगता है ठीक है यार, अभी ठीक लेवल पे आ गया है मतलब ये। अगली खबर टाटा स्टील के ओडिशा प्लांट की है, तो वहां पर अभी रिसेंटली एक्सप्लोजन हुआ है, ब्लास्ट फर्नेस फटा है। कहा जा रहा है 19 लोग इंजर्ड है। जो इंजर्ड लोग थे उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया है और उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। बाकी जब कंप्लीट न्यूज आएगी तो हम इसको कवर करेंगे। अगली खबर मार्केट की है, तो मार्केट हमको बढ़ती हुई दिखाई दी। जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए कमाया है एक दिन के अंदर। रीजन कहा जा रहा है, पहला डेटा अच्छा निकल के आया रिटेल इन्फ्लेशन का। दूसरा डेटा जो निकल के आया वो था जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ है वो हमको बढ़ती हुई दिखाई दी, 4.2% के ऊपर पहुंची, जो कि मार्च के महीने में 1.7% के ऊपर थी। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करके चले तो उन्होंने अपना ऑल टाइम हाई छू लिया है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए है, यूएस के इन्फ्लेशन डेटा के चक्कर में ऐसा लग रहा है। अगर हम अपने रुपी की बात करके चले तो हमारा रुपी भी 6 पैसा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एक्सपर्ट्स की मान के चले तो मार्केट पॉजिटिव दिखाई दे रही है, पर इस टाइम पे कॉशियस रहना चाहिए। मार्केट का आप हाल देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट रही है, कौन बढ़ा है कौन घटा है। इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।